नमस्कार। अब हम लोग आ गए इतिहास के अगले अध्याय पे, जहाँ पे मराठा कॉन्फेडरेसी और मराठा स्टेट की कहानी डिस्कस करेंगे। जब तक 1720 के समय से पहले का जो समय है 1674 से 1720 का, वो मराठा स्टेट का है, और 1720 से 1818 मराठा कॉन्फेडरेसी का, जिसमें कई सारे मराठा शासक जुड़ जाते हैं। स्टेट के समय पे छत्रपति ज़्यादा ताकतवर होते थे, बाद में उतने नहीं रहे। शुरुआत करते हैं 1674 में शिवाजी शासन करना शुरू करते हैं। 1680 तक वो रहते हैं। शिवाजी का जन्म हुआ है शिवनेरी के किले में 1627 में। उनके पिताजी का नाम है शाहजी भोसले, माताजी का नाम है जीजाबाई। उनके रिलीजियस टीचर हैं समर्थ रामदास। शिवाजी को पूना की जागीर अपने पिताजी से इनहेरिटेंस में मिली है 1633 में, और पिताजी की उनके गार्जियन दादाजी कोंडदेव की मौत हो जाती है 1647 में, तो उस जागीर का पूरा चार्ज शिवाजी को मिल जाता है। शिवाजी ने कई फोर्ट जीते हैं, जैसे कि सिंगड़ कोंडना 1643 में, रोहिंड या चाकन 1644-45 में, तोरन 1646 में, पुरंदर 1648 में, राजगढ़ या रायगढ़ का किला 1656 में, सूपा का भी 1656 में, और पनहला का 1659 में। अफजल खान जो डिप्यूट किया गया था आदिल शाह द्वारा, जो बीजापुर का रूलर था, शिवाजी को पनिश करने के लिए, लेकिन अफजल खान को ही शिवाजी ने 1659 में मार दिया। शाइस्ता खान दक्कन का गवर्नर था। औरंगज़ेब ने उसे डिप्यूट किया था शिवाजी की अपराइजिंग को रोकने के लिए 1660 में। इसमें शिवाजी पूना हार गया और कई सारी उसे डिफीट भी झेलनी पड़ी, लेकिन उसने एक बोल्ड अटैक किया शाइस्ता खान पे 1663 में। 1664 में उसने सूरत को लूटा और बाद में अहमदनगर को भी। राजा जय सिंह जो थे अम्बेर के, उनको औरंगज़ेब ने शिवाजी को मारने के लिए बीड़ा दिया 1665 में। जय सिंह ने शिवाजी को बिसीज किया था पुरंदर के किले में, और अंत में फिर पुरंदर की ट्रीटी साइन होती है 1665 में, जिसके बाद की शिवाजी ने अपने कुछ फोर्ट्स मुग़लों को दे दिए और मुग़ल कोर्ट में आगरा में एक बार पेशी की औरंगज़ेब के सामने। 1674 में शिवाजी को कॉरोनेट किया गया उसकी राजधानी रायगढ़ में, और उसे हैंदव धर्मोद्धारक या प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म का टाइटल मिला। उसके बाद छत्रपति शिवाजी लगातार मुग़लों के साथ स्ट्रगल करते रहे, और सिद्दी और जंजीरा के साथ भी वो लड़ते रहे। उन्होंने कर्नाटक जीता 1677-80 में। शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन इस हिसाब से था कि उसकी टेरिटरी को या इसमें स्वराज में 3 प्रोविंसेस में बांटा गया था। हर एक का एक वाइसरॉय होता था। ये प्रोविंसेस फर्दर डिवाइड होती थी प्रांतों में, और उनको डिवाइड किया जाता था परगना या तरफों में। सबसे छोटी यूनिट होती थी जो गांव की, उसका हेड होता था पटेल या हेडमन। शिवाजी की मदद करने के लिए 8 मिनिस्टर थे, जिन्हें अष्ट प्रधान भी कहा जाता था, जो कि किसी भी और मिनिस्टर कलेक्टिव से अलग होता है, क्योंकि कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी और हर एक मिनिस्टर डायरेक्टली शिवाजी के सामने रिस्पॉन्सिबल होता था। अब उन अष्ट प्रधान में कौन कौन से मिनिस्टर आते थे? सबसे बड़ा होता था पेशवा या मुख्य प्रधान, जो फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मिनिस्टर होता था। बाद में उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट हो गया। मजूमदार या अमात्य, जो रेवेन्यू या फाइनेंस का मिनिस्टर होता था। वके नवेस या मंत्री, होम मिनिस्टर। दबीर या सुमंत, फॉरेन मिनिस्टर। सुरनावेस या सचिव, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस का हेड। पंडित राव या सरदार, रिलीजियस अफेयर्स का हेड। सरी नौबत या सेनापति, मिलिट्री कमांडर, जो कि एक ऑनररी पोस्ट थी, उसमें कोई लिटरल पावर्स नहीं होती थी मिलिट्री की। न्यायाधीश या जस्टिस। शिवाजी के समय ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे वो मलिक अंबर या के अहमदनगर के रिफॉर्म्स पे बेस्ड थे। लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट मेजरमेंट के बेसिस पे होता था, और जो काठी मलिक अंबर ने यूनिट ऑफ मेजरमेंट अडॉप्ट की थी वही शिवाजी ने अपने यहाँ भी लागू की। लैंड रेवेन्यू 1/3 या 33% पे फिक्स किया गया था ग्रॉस प्रोड्यूस का शुरुआत में, बाद में वो बढ़ा के 2/5 या 40% कर दिया गया था। चौथ जो 1/4 होता था 25th लैंड रेवेन्यू का, वो मराठाओं को दिया जाता था, जिससे कि मराठा और वहाँ पे रेड ना करें। सरदेशमुखी जो एक एडिशनल लेवी होती थी 10% की, उन जगहों पे
महाराष्ट्र में, जहाँ पे मराठा अपने हेरिडिटरी राइट्स क्लेम करते थे, लेकिन वो था एरिया मुग़ल एम्पायर के अंडर में। शिवाजी की मौत के बाद 1680 में शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी ने राजा राम, जो कि छोटे बेटे थे, उनको हराया और प्रोटेक्शन और सपोर्ट दिया अकबर द्वितीय को उसके रेबेलियस सन औरंगज़ेब के सामने। उनको पकड़ा गया संगमेश्वर में मुग़ल नोबल्स द्वारा और एग्जीक्यूट कर दिया गया संभाजी को 1689 में। 1689 में ही राजा राम थ्रोन पर बैठते हैं। राजगढ़ के मिनिस्टर उनकी मदद करते हैं। वो राजगढ़ से जिंजी भाग जाते हैं 89 में मुग़ल इन्वेजन की वजह से, जिसकी वजह से राजगढ़ कैप्चर हो जाता है। संभाजी की पत्नी और बेटा साहू मुग़लों के कब्ज़े में आ जाते हैं। राजा राम की मृत्यु हो जाती है 17 में, जो कि जिंजी की फॉल के बाद से मुग़ल के हाथ में आ गया था। 1698 में जब मुग़लों ने जिंजी कैप्चर किया था। राजा राम ने एक नई पोस्ट बनाई प्रतिनिधि की, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर अब 9 हो गए, प्रतिनिधि प्लस अष्टप्रधान। फिर 1700 से 1707 तक ताराबाई शासन करने आई। राजा राम के बाद उनका जो माइनर बेटा था शिवाजी द्वितीय, उसकी माता थी ताराबाई, तो वो रीजेंट हो गई। शिवाजी द्वितीय और ताराबाई दोनों मुग़लों के कब्ज़े में थे। ताराबाई लगातार मुग़लों के साथ स्ट्रगल चालू रखती हैं। 1707 में शाहू जी ताराबाई को सक्सीड करते हैं जब उनको रिलीज़ किया जाता है बहादुर शाह द्वारा। ताराबाई की जो आर्मी थी उनको शाहू हरा देता है खेड़ के युद्ध में 1700 में, और शाहू ऑक्यूपाई कर लेता है सतारा। लेकिन जो सदर्न पार्ट था मराठा किंगडम का, जिसकी की राजधानी कोल्हापुर में थी, वो अभी भी राजा राम के डिसेंडेंट्स या शिवाजी द्वितीय और बाद में संभाजी द्वितीय के ही हाथ में आ जाता है। शाहू की रेंज में पेशवा पावर बढ़ती है और मराठा किंगडम बदल जाता है एक एम्पायर से एक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फेडरेसी में। 1713 से 20 तक पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ होते हैं शाहू के। वो अपना करियर छोटे से रेवेन्यू ऑफिशियल की तरह शुरू करते हैं और उन्हें सेना करते या मार्कर ऑफ आर्मी का टाइटल शाहू दे देता है 1708 में। उनको पेशवा बनाया जाता है 1713 में, और वो बहुत ही पावरफुल और हेरिडिटरी पोस्ट उस समय से बन जाती है। शाहू के अंतिम जीत में सारे मराठा सरदारों को हराने में, अपने साइड करने में, शाहू की साइड करने में सबसे बड़ा हाथ बालाजी विश्वनाथ का था। उन्होंने एक अग्रीमेंट किया सैयद ब्रदर्स, जो कि किंग मेकर थे 1719 में, कि फारूक शियार ने शाहू को नया राजा, स्वराज्य राजा मान लिया था। फिर 1720 से 1818 तक मराठा कॉन्फेडरेसी का इतिहास है, जिसमें बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक रहे। बाजीराव सबसे बड़े बेटे थे बालाजी विश्वनाथ के, और वो उनके बाद पेशवा बने 20 साल की उम्र में। उनको सबसे बड़ा एक्सपोनेंट माना जाता था गुरिल्ला टैक्टिक्स का शिवाजी के बाद, और मराठा पावर अपनी जेनिथ पे पहुंची उनके समय पे। उस समय पे कई सारी मराठा फैमिली प्रोमिनेंट हो गई और वो अलग अलग भारत के भागों में शासन करने लगे। इनमें थे सिंधिया ग्वालियर के, होलकर इंदौर में, पवार धर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले नागपुर में और पेशवा पूना में। कई सिद्धियों को जंजीरा से भगाने के बाद 1722 में उसने बसाई और सालसेट का भी फोर्ट्स जो थे वो पुर्तगालियों से 1739 में जीत लिए। बाद में उसने निज़ामुल मुल्क को भोपाल के पास हराया और ट्रीटी ऑफ दोरहा सराई, जिसमें कि उसको मालवा और बुंदेलखंड मिल गया निज़ामुल मुल्क से 1738 में। इसके अलावा उसने कई सारे सक्सेसफुल एक्सपेडिशन किए नॉर्थ इंडिया में मुग़ल एम्पायर को वीक करने के लिए और मराठाओं को इंडिया की सुप्रीम पावर बनाने के लिए। मुगल्स के बारे में कहा जाता है कि लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्व्स। ऐसा कहा था बालाजी ने, बाजीराव प्रथम ने। फिर हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक, उनको नाना साहेब भी कहते हैं, और वो 20 साल की उम्र में बाजीराव को सक्सीड करते हैं। 1749 में शाहू की मौत हो जाती है और स्टेट अफेयर्स भी
बालाजी बाजीराव के ही हाथ में आ जाते हैं। मुगल एम्परर अहमद शाह के साथ एग्रीमेंट में पेशवा मुगल एम्पायर को भी प्रोटेक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से। और इसी तरह जब अहमद शाह अब्दाली चौथ के लिए वापस आता है, चौथ उनको मिलता रहता था, उनको मुगलों को प्रोटेक्ट करना होता था, तो अहमद शाह अब्दाली जब 1752 में आता है तो इनको लड़ना पड़ता है उसके पक्ष में। फिर 1761 में 14 जनवरी के दिन पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें कि मराठा अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं और विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ दोनों की मौत हो जाती है। इसकी वजह से पेशवा बालाजी बाजीराव काफ़ी परेशान होते हैं और 6 महीने बाद उनकी भी मौत हो जाती है। इसी के साथ मराठा पावर भारत में ख़त्म हो जाती है। बालाजी बाजीराव के सक्सेसर्स हैं माधव राव 1761 से 72 तक, फिर नारायण राव 72-73 में, सवाई माधव राव 73 से 95 तक और बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 तक। इसके बाद अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुए वो भी देख लेते हैं। पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 तक। इसमें कारण था कि रघुनाथ राव या राघोबा जो हैं उनको पेशवा बनाया जाए। अंग्रेज़ों की तरफ से हेस्टिंग्स जो थे वो मराठाओं से मिले और जब हार गए तो अंग्रेज़ों ने एक ट्रीटी साइन की थी, कन्वेंशन ऑफ वडगांव 1779 में। इसके बाद 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की गई और फिर जो राघोबा या रघुनाथ राव का जो कॉज था वो अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया। फिर 1803 से 1806 तक दूसरा एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ, जिसमें मराठा पेशवा ने अंत में हार गए और उनको सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बसाई साइन करनी पड़ी 1802 में। और मराठा कॉन्फेडरेसी को ये आइडिया पसंद नहीं आया, उसने ब्रिटिश पावर के साथ और आगे लड़ाई करने की ठानी, लेकिन वो भी ब्रिटिश से हार गए 1806 तक। 1817-18 में तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है, जिसको लॉर्ड हेस्टिंग्स जीतना चाहते थे कि ब्रिटिश पैरामाउंट्सी हो जाए पूरे भारत में। तो वो पिंडारियों के खिलाफ आगे बढ़ते हैं जो मराठा चीफ्स की सॉवरेनिटी थी उसको धक्का पहुंचता है। इसमें अंततः मराठा पूरी तरह हार जाते हैं। इस तरह से मराठा पावर ख़त्म होती है। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट जो मराठाओं या मुग़लों के समय पे जो लोग भारत आए थे यूरोपियन पावर्स, उनको भी देख लेते हैं। पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में भारत आती है। वो कोचीन में अपना हेडक्वार्टर और कैपिटल बनाते हैं। 1510 से 30 तक कोचीन में, 1530 से अंततः 1961 तक पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपिटल और हेडक्वार्टर गोवा थी। दूसरे नंबर पर ब्रिटिश या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है। उसके हेडक्वार्टर वेस्ट कोस्ट पे सबसे पहले सूरत था। सबसे पहला उनको 1608 में वहीं का फरमान मिला था। 1687 तक सूरत रहा, फिर 1687 के बाद से बॉम्बे हो गया। ईस्ट कोस्ट पे कोरोमंडल या मसूलीपट्टनम था, वो 1611 से 41 तक रहा। उसके बाद मद्रास 1641 के बाद से। बंगाल में बंगाल जो है मद्रास के अंडर रहा 1700 तक और 1700 के बाद कलकत्ता के अंडर आ गया। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में भारत आती है। ईस्ट कोस्ट में कोरोमंडल और पुलिकट 1690 तक उनकी कैपिटल थी। 1690 के बाद नागापट्टिनम उनकी कैपिटल हो गई और बंगाल में हुगली हमेशा से ही 1655 से ही उनकी कैपिटल रही है। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में भारत आई। सेरमपुर बंगाल में उनकी कैपिटल हुई। 1676 से 1845 तक वो रहे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत आई। सूरत में उनकी कैपिटल थी 1668 से 73 तक। फिर 73 के बाद से 1594 जब तक उन्होंने भारत छोड़ा तब तक पौंडीचेरी ही उनकी कैपिटल थी। 1845 में डेनिश कंपनी को अपनी सारी सेटलमेंट्स जो थी वो ब्रिटिश को दे के भारत छोड़ के जाना पड़ा था। पुर्तगालियों से शुरुआत करते हैं। यूरोप से जो केप का रास्ता था भारत आने का वो वास्को डी गामा ने ढूंढा था। वो कालीकट के पोर्ट पे पहुंचता है 17 मई 1498 को और हिंदू राजा जो कालीकट का था जिसको कि जामोरिन भी कहते थे वो उससे मिलता है। इसके बाद ट्रेडिंग स्टेशन बन जाते हैं कालीकट, कोची और कैनानोर में पुर्तगालियों के।
कोची सबसे पहली कैपिटल है उनकी और बाद में गोवा वो कैपिटल बन जाती है। फ्रांसिस्को डे अल्मेडा पहला गवर्नर होता है पुर्तगालियों को 1505 से 9 तक, और वो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर शुरू करता है। उसके बाद उसका सक्सेसर है अल्फोंसो डे अल्बुकर्की, वो दूसरा गवर्नर है, वो 1509 से 15 तक रहता है और वो पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म लागू करता है। वो बीजापुर के राजा से 1510 में गोवा जीत लेता है। फिर है नीनो डा कुन्हा, वो 1519 से 38 तक रहता है, वो कैपिटल शिफ्ट करता है कोची से गोवा में 1530 में, और बाद में वो दीव और बसाई भी जीत लेता है 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह से। फिर है मार्टिन अल्फोंसो डे सूजा, जो 1542 से 45 तक शासन करता है। वो एक फेमस जेजुइट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, भारत उसी के साथ आता है। पुर्तगाली पावर लगातार डिक्लाइन होने लगती है 16वीं शताब्दी के अंत के बाद से। 1631 में वो हुगली हार जाते हैं कासिम खान से, जो एक शाहजहां का मुगल नोबल था। 1661 में पुर्तगाल का राजा बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दे देता है इंग्लैंड के राजा को दहेज के तौर पे अपनी बहन के नाम पे। मराठा सालसट और बासेन जीत जाते हैं 1739 में पुर्तगालियों से। अंत में उनके पास सिर्फ गोवा, दमन और दीव बचता है, जो वो 1961 तक अपने पास रखते हैं। फिर हैं डच कंपनी मार्च 1602 में एक चार्टर डच पार्लियामेंट में साइन होता है, उसके तहत बनती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कि वॉर, ट्रीटी और टेरिटरी और फोर्ट्रेस बनाने की पावर होती है। वो फैक्ट्री अपनी सेटअप करती है मछलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610, सूरत में 1616, भीमनीपट्टनम में 1641, कराईकल 1645, चिंसुरा 1653, कासिम बाजार, बारनागौर, पटना, बालासोर, नागापट्टनम सब 1658 और कोचीन 1663 में। डच पुर्तगालियों को डोमिनेंट पावर से हटा देते हैं यूरोपियन ट्रेड में ईस्ट के साथ, भारत के साथ भी। पुलिकट इनका मेन सेंटर रहता है 1690 तक, उसके बाद नागापट्टनम इनका मेन सेंटर बन जाता है। डच अंग्रेज़ों को अपना सब कुछ हार जाते हैं बैटल ऑफ बेदारा के बाद और 1759 में। फिर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत से ट्रेड करना शुरू करती है, उससे पहले जॉन मिल्डन हॉल एक मर्चेंट एडवेंचरर थे, जो पहले इंग्लिशमैन थे जो भारत में आते हैं 1599 में लैंड रूट से, और वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए इंडियन मर्चेंट्स के साथ यहाँ पे आए थे। कंपनी के गवर्नर और लंदन ट्रेडिंग के मर्चेंट वो ईस्ट इंडीज़ में, जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, वो बनाते हैं 1600 में। फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आते हैं 1609 में फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत में। तो जहांगीर एक फरमान इशू करता है जिससे अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज़ादी मिल जाती है 1613 में। फिर थॉमस रो जेम्स वन के एम्बेसडर बन के जहांगीर के कोर्ट में आते हैं 1615 में ट्रेड करने की परमिशन लेने के लिए और फैक्ट्री बनाने के लिए, और भी कई हिस्सों में भारत के। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई एक्वायर करती है चार्ल्स द्वितीय से लीज पे, और जेराल्ड ओंगियर जो पहले गवर्नर हैं वो 1669 से 77 तक रहते हैं। 1690 में जॉब शार्नोक पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं सूतानती में, और ज़मींदारी 3 गांवों की सूतानती, कलिकता और गोविंदपुर अंग्रेज़ों को मिल जाती है 1698 में। ये गांव बाद में एक बड़ा शहर बनते हैं कलकत्ता। ये जो सूतानती की फैक्ट्री थी वो फोर्टिफाई कर ली जाती है 1696 में, और ये जो नया फोर्टिफाइड सेटलमेंट है इसका नाम होता है फोर्ट विलियम। सन 1700 से ये इस्टेब्लिश हो जाता है। 1694 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करती है जो इक्वल राइट्स देती है सारे इंग्लिशमैन को ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। ये जो नई राइवल कंपनी ईस्ट इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ बनती है 1698 में। अंतिम अमालगमेशन कंपनी का 1708 में होता है, तब उसका टाइटल होता है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़।
ये इम्पोर्टेंट कंपनी एग्जिस्ट करती है 1858 तक। फिर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कोलबर्ट बनाता है स्टेट पैट्रनेज में 1664 में। पहली फ्रेंच फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है सूरत में, फ्रांसवा कैरॉन करता है 1668 में। एक फैक्ट्री मछलीपट्टनम में सेटअप की जाती है 1669 में। जो फ्रेंच पावर है इंडिया में वो रिवाइव होती है लेनोयर और डुमा जो गवर्नर होते हैं उस समय 1720 से 42 के बीच में। वो मालाबार में माहे, कोरोमंडल में यनम और तमिलनाडु में कराईकल जीतते हैं 1739 में। फिर फ्रेंच गवर्नर डुप्ले भारत आता है 1742 में और एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट या कार्नेटिक वॉर शुरू होते हैं उसके बाद। वही फ्रेंच की अंतिम डिफीट होती है। तो ये एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट या कार्नेटिक वॉर्स क्या हैं? पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है 1646 से 48 तक, जिसमें फ्रेंच मद्रास को बिसीज कर देते हैं और सेंट थॉम बैटल जो होता है उसमें कर्नाटक नवाब ऑफ कर्नाटक की जो आर्मी है वो फ्रेंच से हार जाती है और डुप्ली की लीडरशिप में ये हार होती है। उसके अंत में 1748 में ट्रीटी ऑफ एला शवेल साइन होती है, जो कि ऑस्ट्रियन सक्सेशन का जो वॉर होता है और फ्रेंच एंग्लो इंडियन वॉर जो भारत का होता है, दोनों के एंड की सारी ट्रीटी की तरह मेन ट्रीटी होती है। फिर 1749 से 54 तक दुप्ले अपने आप को मुजफ्फर जंग हैदराबाद का जो था और चंदा साहिब कार्नेटिक आर्कट के जो थे उनके साथ अलाइन कर लेता है। इसमें शुरुआत में कई बार कोई आगे होता है, कभी फ्रेंच कभी इंग्लिश, लेकिन अंत में रॉबर्ट क्लाइव जब आर्कॉट पे पहुंचता है तो वो अंग्रेज़ों की जीत का मुख्य कारण बनता है। इसके बाद पौंडीचेरी की ट्रीटी है या ट्रीटी बाय गोदेहू। ये नया फ्रेंच गवर्नर था जो डुप्ले की जगह आया था। इसने 1754 में दूसरा एंग्लो फ्रेंच वॉर ख़त्म करने के बाद ये ट्रीटी की। फिर तीसरी एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है 1758 से 63 तक। इसमें फ्रेंच काउंट डलाली फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन वंडी वॉश में 1760 में फ्रेंच की हार हो जाती है। ये डिसाइसिव हार थी फ्रेंच लोगों की। इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1763 में, जिसमें कि थर्ड और आखिरी एंग्लो फ्रेंच वॉर रहता है भारत में, और पौंडीचेरी की टेरिटरी फ्रेंच लोगों को दे दी जाती है। बाकी ये जो पावर होती है ये इनके पास आ जाती है। इसके बाद मॉडर्न इंडिया में आ जाते हैं। मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश एक्सपेंशन की बात है। मेन कॉन्टेक्स्ट है बंगाल, मैसूर और पंजाब का। बंगाल से शुरू करते हैं। मुर्शीद कुली खान 1717 से 27 तक बंगाल में शासन करते हैं। 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार अपॉइंट किया जाता है गवर्नर मुगल एम्परर फारूक शियार द्वारा, और फारूक शियार 1719 में उसे उड़ीसा के गवर्नरशिप का भी ग्रांट दे देते हैं। कैपिटल वो अपनी ट्रांसफ़र करता है बंगाल में ही ढाका से मुर्शिदाबाद की ओर। इसके बाद 1727 से 39 तक शुजाउद्दीन जो सन इन लॉ है मुर्शीद कुली खान के, वो थ्रोन पे आते हैं। उनको बिहार की गवर्नरशिप मिलती है मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला से 1733 में। सरफराज खान 1739-40 में शासन करते हैं। वो शुजाउद्दीन के बेटे हैं, लेकिन उनको अली वर्दी खान जो कि डिप्टी गवर्नर है बिहार का, वो 1740 में मार देता है और वो शासन पे आ जाता है। उसका यूसरपेशन जो होता है वो उसको लीगलाइज करता है, क्योंकि उसे एक फरमान मिल जाता है मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला से, जब वो उनको 2 करोड़ रुपया दे देता है। वो इंग्लिश और फ्रेंच लोगों को अपनी फैक्ट्रीज फोर्टिफाई करने में कलकत्ता और चंदर नगर में मना करता है। इसके बाद सिराजुद्दौला 1756-57 में शासन करता है। ये ग्रैंडसन है अली वर्दी खान का। सिराजुद्दौला इंग्लिश फैक्ट्री जो कासिम बाज़ार में है उसे सीज कर लेता है और 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम सरेंडर कर देता है, ब्रिटिश सरेंडर कर देते हैं, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता को रिकवर कर लेता है। 2 जनवरी 1757 को ट्रीटी ऑफ अली नगर साइन की जाती है, जिसके बाद सिराज कंसीड कर देता है अपनी सारी डिमांड्स। ब्रिटिश अंत में चंदर नगर भी कैप्चर कर लेते हैं जो फ्रेंच सेटलमेंट है मार्च 1757 में। 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी किया जाता है। नवाब को हरा देते हैं ये लोग कॉन्स्पिरेसी के जरिए।
नवाब को बिट्रे करने वाले लोगों में मुख्य लोग थे मीर जाफ़र, जो कि मीर बख्शी थे नवाब के, माणिक चंद्र जो ऑफिसर थे कलकत्ता के मेन ऑफिसर इंचार्ज, अमीर चंद जो एक अमीर सिख मर्चेंट थे, जगत सेठ जो सबसे बड़ा बैंकर था बंगाल का, और खादिम खान जिसको कि नवाब ट्रूप्स की एक लार्ज आर्मी कमांड करता था। फिर मीर जाफ़र 1757 से 60 तक बंगाल पर शासन करता है। उसको इस समय पे कंपनी को अनडिस्प्यूटेड राइट मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने के। उसको ज़मींदारी मिल जाती है 24 परगना की, और मीर जाफ़र को कई सारे लेकिन एरियर हो जाते हैं, एरियर उसके हो जाते हैं पैसा देने के, और अंत में उसे एब्डिकेट करना पड़ता है और उसका सन इन लॉ मीर कासिम शासन पर बैठा दिया जाता है। 1760 से 64 तक मीर कासिम बर्दवान, मिदनापुर और चिट्टागोंग भी अंग्रेज़ों को दे देता है। वो अपनी कैपिटल भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लेता है। अंत में मीर कासिम रिवोल्ट करता है ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि वो दस्तक या फ्री ड्यूटी पासेस को मिसयूज़ कर रहे थे, ऐसा उसे लगता है। फिर लेकिन वो ब्रिटिश से हार जाता है और उसे भाग के अवध जाना पड़ता है, जहाँ पे वो एक कॉन्फेडरेसी बनाता है अवध के राजा शुजा-उद-दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय के साथ। ये तीनों एक साइड होके बक्सर में 1764 में एक युद्ध लड़ते हैं, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, लेकिन उन तीनों की मिली हुई सेना को भी मुनरो अकेले हरा देता है। अंत में मीर कासिम के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को दोबारा थ्रोन पर बैठा दिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा। मीर जाफ़र 1764 से 65 तक शासन करता है। फिर नज़्मुद्दौला 1765-66 में, फिर सैफ़ुद्दौला 66 से 70 तक, फिर मुबारक-उद-दौला 70 से 72 तक। मीर जाफ़र की मौत के बाद उसका बेटा नज़्मुद्दौला थ्रोन पर बैठता है और वो ट्रीटी साइन करता है 20 फरवरी 1765 में, जिससे कि नवाब को डिसबैंड कर दिया जाता है, उसकी आर्मी को पूरी तरह, और एक डिप्टी सूबेदार कंपनी द्वारा नॉमिनेट किया जाता है बंगाल को एडमिनिस्टर करने के लिए। क्लाइव 2 अलग अलग ट्रीटीज साइन करता है शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के साथ, 12 अगस्त 65 और 16 अगस्त 65 को। इन दोनों को ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। बंगाल की डुअल गवर्नमेंट 1765 से 72 तक चलती है। ये 1765 में स्टार्ट होती है। कंपनी को दोनों दीवानी और नज़ामत राइट मिल जाते हैं नज़्मुद्दौला से, जो बंगाल का गवर्नर है, लेकिन डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन कंपनी अपने हाथ में नहीं लेती है। अंत में वॉरेन हेस्टिंग ये डुअल सिस्टम गवर्नमेंट का ख़त्म करता है 1772 में। इसके बाद दूसरी कहानी है मैसूर की। हैदर अली 1761 से 82 तक राज करता है मैसूर में। हैदर अली शुरुआत में एक सोल्जर था मैसूर की स्टेट का, लेकिन बाद में वो एक फौजदार बन गया डंडीगुल का, और उसने एक मॉडर्न आर्सेनल तैयार कर ली डंडीगुल में फ्रेंच लोगों की मदद से। 1761 में उसने नंजराजर, जो कि प्रधानमंत्री थे वोडेयर राजाओं के, कृष्णराज प्रथम के, उनको ओवरथ्रो किया, पावर यूसर्प कर ली, और उसने कृष्ण राजा वन को लॉफुल रूलर रिकॉग्नाइज करते हुए ये बेईमानी की थी। फिर पहला एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1766 से 69 तक। हैदर अली अंग्रेज़ों को हरा देता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है 69 में। दूसरा एंग्लो मैसूर होता है 1780 से 84 तक। वॉरेन हेस्टिंग्स फ्रेंच पोर्ट माहे को अटैक करता है, जो कि हैदर अली की टेरिटरी है। हैदर अली एक जॉइंट फ्रंट लेके आता है मराठाओं और निज़ामों का, आरकोट को कैप्चर करता है, जो कार्नेटिक की टेरिटरी, कार्नेटिक की कैपिटल है। 1781 में हैदर अली की पोर्टो नोवा में आयरकूट से हार हो जाती है और दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बीच में ही उसकी मौत हो जाती है। 1782 में टीपू सुल्तान, उसका बेटा, उसको सक्सीड करता है और वो सेकेंड मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर 1784 तक लड़ता रहता है। इसके अंत में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है, जो टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के बीच में 1784 में। फिर तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 92 तक, जिसमें मराठा और निज़ाम ब्रिटिश को एड करते हैं और कॉर्नवालिस बैंगलोर को कैप्चर कर लेता है। तो इसके अंत में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम होती है 1792 में और टीपू को अपनी आधी टेरिटरी उनको देनी पड़ती है।
1799 में लॉर्ड वेलेस्ली टीपू सुल्तान को अटैक करते हैं। टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। टीपू इकलौते इंडियन रूलर थे जिसको कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की मीनिंग समझ में आती थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ की समझ में आती थी। उसने एम्बेसीज बनाई थी फ्रांस, टर्की, ईरान और पेरू में फॉरेन ट्रेड डेवलप करने के लिए। एक ट्री ऑफ लिबर्टी टीपू ने बनाया था अपनी कैपिटल सेरिंगपट्टनम में। वो जैकोबियन क्लब का भी एक मेंबर था। इसके बाद तीसरी कहानी ले लेते हैं पंजाब की। गुरु गोबिंद सिंह जो कि 10वें और अंतिम गुरु थे सिखों के, वो रिलीजियस सेक्ट को एक मिलिट्री ब्रदरहुड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर जो इसके बाद होता है, जो नादिर शाह के इन्वेजन और अहमद शाह अब्दाली के समय पे, उस समय पे सिख्स अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देते हैं और ताकतवर पावर बन जाते हैं। 1792 से 1839 तक महाराजा रणजीत सिंह उन पे शासन करते हैं। वो सबसे महान इंडियन रूलर में से एक गिने जाते हैं उस समय के, और पंजाब में सिख रूल वही शुरू करते हैं। उनका जन्म 1780 में होता है गुजरनवाला में, जहाँ और वो लाहौर को 1799 में जीतते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं। बाद में 1802 में वो अमृतसर भी जीतते हैं, लुधियाना भी जीतते हैं। कई युद्धों के बाद अंत में वो कांगड़ा, एटोक, मुल्तान, कश्मीर, हज़ारा, बन्नू, देराजात और पेशावर जीत जाते हैं और 1839 में उनकी मौत हो जाती है। रणजीत सिंह के सक्सेसर हैं खड़क सिंह जो 39 से 40 तक शासन करते हैं। नौनिहाल सिंह जो 40 में ही शासन कर पाते हैं। शेर सिंह 1841 से 43 और दिलीप सिंह 43 से 49। अंग्रेज़ ब्रिटिश पावर तोड़ देते हैं रणजीत सिंह की डेथ के बाद। अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में भी 2 युद्ध होते हैं, एंग्लो सिख वॉर्स। पहला होता है 1845-46 में, जिसमें सिख हार जाते हैं चारों बैटल्स में, मुडकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सुबराओं में। और एक लाहौर की ट्रीटी साइन होती है 1846 में, और सर हेनरी लॉरेंस पहले रेजिडेंट बनते हैं अंग्रेज़ों के सिख कोर्ट में। दूसरा एंग्लो सिख वॉर होता है 1848-49 में। डलहौजी पंजाब को एनेक्स कर लेता है और सर जॉन लॉरेंस पहले चीफ कमिश्नर बनते हैं पंजाब के। इसके अलावा कुछ और किंगडम्स, उनके फाउंडर और एनेक्सेशन देख लेते हैं लास्ट में। बंगाल का नवाब 1713 में बना, मुर्शीद कुली खान और जफ़र खान थे, और 1765 में ये ख़त्म हुआ जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अंग्रेज़ों के साथ साइन हुई। इसी तरह मराठा कॉन्फेडरेसी है 1720 की, बाजीराव प्रथम इसके फाउंडर हैं। 1801 में सब्सिडरी अलायंस के साथ ख़त्म हो जाती है। फिर नवाब ऑफ कार्नाटिक या आर्कट सादतुल्ला खान जो इसके फाउंडर हैं, और 1801 में सब्सिडरी अलायंस के साथ ये भी ख़त्म होता है। फिर अवध का नवाब 1722 में इसका फाउंडेशन रखा गया। मीर मोहम्मद अमीन सादत खान बुरहानुल मुल्क ने इनको फाउंड किया। मीर मोहम्मद 1801 में सब्सिडरी अलायंस में चले गए और 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने अवध अपने कब्जे में लिया। फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1724 से ये शुरू हुआ। मीर कमरुद्दीन चीन कलिज खान या निज़ामुल मुल्क जो थे, उन्होंने इसका फाउंडेशन रखा। 1798 में ये भी सब्सिडरी अलायंस में जाते हैं अंग्रेज़ों के साथ। फिर मैसूर 1761 में इसका फाउंडेशन रखा हैदर अली ने, और 1799 में एनेक्सेशन टीपू की मौत के बाद ये भी सब्सिडरी अलायंस में गए। पंजाब 1792 में रणजीत सिंह ने इसका इस्टेब्लिश किया, और 1849 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने पंजाब भी अपने कब्जे में लिया दूसरे एंग्लो सिख वॉर के अंत के बाद, और पहला चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस बना पंजाब का। इसी के साथ अब हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आ जाएंगे और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देखेंगे। धन्यवाद। अगले चैप्टर।